गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट फर्स्ट केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर सेकंड में यूनिट फर्स्ट में हम पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, और स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग हमारा फिनिश हो गया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं दूसरा जो टॉपिक है वो फर्स्ट यूनिट का बी पोर्शन, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। अपन इसको हिंदी में लिखते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। और इसमें सबसे पहले पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एरोज इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन। कार्बनिक रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि प्रदर्शन में तीरों का महत्व। किसका महत्व? एरोज इंपॉर्टेंस। तो स्टूडेंट्स, तीर दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती है। तीर कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। एक तो तीर देखो आपने ये पढ़ा होगा, इस प्रकार की तीर होती है, और एक तीर ऐसी होती है ये ऐसे और ये ऐसे। दो प्रकार की ये होती है। ये तो कंप्लीट तीर, इसको लिखेंगे फुल तीर, और एक लिखते हैं आधा तीर। समझ रहे हो स्टूडेंट्स? एक तो फुल तीर होता है, एक होता है आधा तीर। अब देखो ये तीर फुल तीर और आधा तीर कब बनता है आपको ये नोटिस करना है। सपोज दैट हमारे पास ये कोई ए है और यहां जुड़ा हुआ बी। ठीक है भाई, ए है और ए के साथ क्या जुड़ा हुआ? बी। और बी की जो ईएन होती है वो ए की तुलना में क्या है? ज्यादा है। बी की जो ईएन होती है वो ए की तुलना में क्या है? ज्यादा है। तो बी क्या करेगी? ए से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगी कि नहीं करेगी स्टूडेंट्स? करेगी ना। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगी तो ये तीर इस प्रकार से काम में लेंगे। ये जो तीर है उस तीर के द्वारा शो करते हैं, और ये कंपाउंड टूट जाएगा तो क्या बनाएगा? ए प्लस बी माइनस। अब देखो ए के ऊपर पॉजिटिव और बी के ऊपर नेगेटिव, तो यदि टोटल इलेक्ट्रॉन या दोनों इलेक्ट्रॉन एक परमाणु से दूसरे परमाणु के पास विस्थापित होते हैं तो उसे हम फुल तीर के द्वारा दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? फुल तीर के द्वारा। समझ रहे? इसके ए के इलेक्ट्रॉन किसको मिल जाए? बी को मिल जाए। यह सहसंयोजक बंध में उपस्थित दोनों इलेक्ट्रॉन यदि एक परमाणु को मिल जाए तो किसके द्वारा दर्शाते हैं? फुल तीर के द्वारा। और स्पीशीज क्या बनेंगी? विपरीत बनेंगी। एक तो पॉजिटिव बनेगा और एक क्या बनेगा? नेगेटिव बनेगा। कोई दिक्कत स्टूडेंट्स? अब दूसरा देखो आधा तीर। आधे तीर का मतलब जैसे ए है, ए के साथ कोई दूसरा ए जुड़ा हुआ है। समझ रहे स्टूडेंट्स? ए के साथ क्या जुड़ा हुआ है? ए। तब ए के साथ ए जुड़ा तो दोनों की ईएन क्या है? इक्वल है। दोनों की ईएन क्या है? इक्वल है। तो ये क्या करेंगे? बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। तो आधे इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जाएंगे, आधे इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जाएंगे, और इसको क्या लिखेंगे? ए रेडिकल प्लस ए रेडिकल। दो ए रेडिकल बन गए। कोई दिक्कत? अपने पास क्या बनेंगे? दो ए रेडिकल बनेंगे, और दो ए रेडिकल किसके द्वारा शो करेंगे? आधे तीर के द्वारा। तो इस प्रकार के तीर का रिप्रेजेंटेशन तब किया जाता है जब कोई बॉन्ड या तो लाइट के द्वारा क्लीवेज होता हो, या फिर दोनों बॉन्ड में उपस्थित दोनों एटम्स की ईएन इक्वल हो। तो इसमें दो स्पीशीज बनती हैं। स्पीशीज को क्या बोलेंगे? रेडिकल। और दोनों स्पीशीज क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो ये था स्टूडेंट्स आपका बंध का महत्व, यानी कंप्लीट तीर का महत्व। एक तो कंप्लीट तीर है और एक आधा तीर है। इसका क्या महत्व है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो मैंने आपको बताया था। ये आपने 11वीं क्लास में स्टूडेंट अच्छी तरह सीखा होगा। अब अगली हेडिंग डालिए स्टूडेंट्स, बंध विखंडन। हेडिंग डालें बंध विखंडन। तीर के बाद अपन पढ़ने जा रहे हैं बंध विखंडन। यहां लिखेंगे बंध विखंडन। और आप बंध विखंडन को स्टूडेंट्स इंग्लिश में कह सकते हैं बॉन्ड क्लीवेज। बॉन्ड क्लीवेज। क्या लिखेंगे? बॉन्ड क्लीवेज। समझ गए स्टूडेंट? बंध विखंडन स्टूडेंट दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का।
एक तो होता है होमोलाइटिक और एक होता है हेट्रोलाइटिक। होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज और दूसरा होता है हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। समझ लें, एक तो होता है होमोलाइटिक और एक होता है हेट्रोलाइटिक। होमोलाइटिक को बोलते हैं समास, बंध विखंडन। क्या बोलेंगे? समास बंध विखंडन। और दूसरा होता है, इसको क्या बोलेंगे? विसमास बंध विखंडन। समझ रहे स्टूडेंट्स, मैंने क्या होता है, दो प्रकार का बंध विखंडन होता है। एक होता है समास बंध विखंडन और एक होता है विसमास बंध विखंडन। तो सबसे पहले अपन पढ़ने जा रहे हैं समास बंध विखंडन। तो यहां लिखेंगे समास बंध विखंडन, हेडिंग डालेंगे समास बंध विखंडन। समास बंध होमोलाइटिक क्लीवेज। समास बंध विखंडन वो बंध विखंडन होता है जिसमें सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन या किसी अणु में उपस्थित दो परमाणु के मध्य उपस्थित बंध के इलेक्ट्रॉन का साझा दोनों परमाणुओं में समान रूप से हो जाए। बंध के इलेक्ट्रॉनों का साझा दोनों परमाणुओं में समान रूप से हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? समास बंध विखंडन। क्या बताया भाई? समास बंध विखंडन देखो, ए है और दूसरा ए है, तो बंध के इलेक्ट्रॉन है भाई, दो इलेक्ट्रॉन है ना, बंध के दो इलेक्ट्रॉन। अब दोनों इलेक्ट्रॉनों का साझा समान रूप से दोनों परमाणुओं पे हो जाए, जैसे इसको अपन प्रकाश देंगे, लाइट देंगे, तो इसके ऊपर फोटोन गिरेंगे और फोटोन गिरेंगे, इसकी एनर्जी क्या होगी? E = h न्यू होगी भी फोटोन की एनर्जी। और वे एनर्जी जब इसमें गिरेगी तो ये बॉन्ड आधे तीर के द्वारा अपन तोड़ सकते हैं और क्या दर्शाएंगे? ए रेडिकल प्लस ए रेडिकल। इसको अपन लिख सकते हैं, इस प्रकार के बंध विखंडन में साजित बंध में उपस्थित दोनों इलेक्ट्रॉनों का बंटवारा समान रूप से होता है या दोनों परमाणुओं पर समान इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं और जिससे मुक्त मूलक का निर्माण होता है, फ्री रेडिकल। इसको अपन क्या बोल सकते हैं? फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल। तो स्टूडेंट्स, आपने फ्री रेडिकल जो बात है ये आपने 12th क्लास में केमिकल बॉन्डिंग लुईस पर्टिक के रूप में पढ़ी थी। किसमें पढ़ी थी? 12th क्लास के अंदर, 11th क्लास के अंदर केमिकल बॉन्डिंग और उसमें लुईस पर्टिक, लुईस सिंबल बोलते हैं इसे, और लुईस पर्टिक पढ़े थे हमने डॉटेड लाइन के द्वारा। किसके द्वारा पढ़े थे? डॉटेड लाइन के द्वारा। तो लुईस पर्टिक ही यहाँ की क्या कहलाए? फ्री रेडिकल। क्या कहलाए? फ्री रेडिकल। तो देखो, सो दैट CH3H ये लिख दिया और यहां दे देंगे लाइट दे देंगे। तो देखो, लाइट इस बॉन्ड के ऊपर गिरे, यहां गिरेगी लाइट, जिसको लिखते हैं E = h न्यू। तो यहां से बॉन्ड टूटेगा स्टूडेंट्स, टूटेगा ना बॉन्ड, तो आप क्या लिखेंगे? CH3 रेडिकल प्लस H रेडिकल। तो अपने पास कार्बन मुक्त मूलक बनता है। क्या बनता है? कार्बन मुक्त मूलक। क्या बोलते हैं इसको? कार्बन मुक्त मूलक। अब कार्बन मुक्त मूलक बनने की वजह से एक कार्बन मुक्त मूलक बन गया और एक क्या बन गया? हाइड्रोजन मुक्त मूलक। क्या बन गया? हाइड्रोजन मुक्त मूलक। और ये जो विखंडन है, कौन सा विखंडन हो गया? समास बंध विखंडन। कौन सा विखंडन हो गया? समास बंध विखंडन। तो कार्बन मुक्त मूलक जो बन रहा है, कार्बन मुक्त मूलक में देखो, इलेक्ट्रॉन की बात करें तो एक तो H ऐसे होगा, एक H ऐसे होगा, एक H ऐसे, या इसको आप ऐसे मान सकते हैं, कार्बन
और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पड़ा रहेगा, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 7। कि परिधि में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 7 इलेक्ट्रॉन। कार्बन मुक्त मूलक में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7। अब 7 इलेक्ट्रॉन बने हैं इसमें, तो 7 इलेक्ट्रॉन की वजह से अपने को अष्टक ऑक्टेट पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टूडेंट्स? टोटल 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। भी कार्बन मुक्त मूलक उसमें टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है, मैंने अभी बताया आपको। देखो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन पड़ा रहेगा, यहाँ क्या जुड़ेंगे? H, यहाँ क्या जुड़ेंगे? H, यहाँ क्या जुड़ेंगे? H। 3 H जुड़ जाएंगे और एक इलेक्ट्रॉन पड़ा रहेगा। टोटल 7 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7। और अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8। समझ रहे हो स्टूडेंट्स? अब देखो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, इसलिए कार्बन जो कार्बन मुक्त मूलक है एक इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है। कार्बन मुक्त मूलक एक इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है। कैसा यौगिक है? इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है। समझ रहे हो? इसमें संकरण, दूसरा जो बात है वो लिखेंगे, इसमें sp2 संकरण पाया जाता है। कौन सा संकरण पाया जाता है? sp2। ठीक है। तीसरी जो बात है यहां लिखेंगे, कार्बन मुक्त मूलक की संरचना पिरामिडीय होती है। पिरामिडीय होती है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब चौथी जो बात लिखेंगे, इसमें बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का होता है, क्योंकि sp2 संकरण स्टूडेंट, और sp2 संकरण होगा तो बॉन्ड एंगल कितना होगा? 120 डिग्री। तो 4 बातें कार्बन मुक्त मूलक के लिए आप याद रखोगे। कार्बन मुक्त मूलक एक इलेक्ट्रॉन न्यून है, क्योंकि टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है, और अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। दूसरा, इसमें sp2 संकरण पाया जाता है, और तीसरा, इसमें कार्बन मुक्त मूलक की संरचना पिरामिडीय होती है, और चौथा, इसमें बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का होता है। कितना होता है? 120 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स। अब आगे देखो कि ऐसे कौन से प्रभाव हैं जो कार्बन मुक्त मूलक के इलेक्ट्रॉन न्यूनता को कम करते हैं। यहां लिखूंगा मैं, वे प्रभाव जो कार्बन मुक्त मूलक की इलेक्ट्रॉन न्यूनता को कम करते हैं। वे प्रभाव जो कार्बन मुक्त मूलक की इलेक्ट्रॉन न्यूनता को कम करते हैं। वे इलेक्ट्रॉन न्यून है ये यौगिक, लेकिन इसमें क्या जोड़ा जाए कि इलेक्ट्रॉन न्यूनता इसकी कम हो जाए। तो 2 प्रभाव हैं। पहला प्रभाव है प्लस प्रेरण प्रभाव, और इसको बोलते हैं प्लस आई, और सेकंड है अति संयुग्मन प्रभाव। अति संयुग्मन प्रभाव, हाइपर कॉन्जुगेशन। समझ रहे स्टूडेंट्स? तो पहले हेडिंग डालेंगे प्रेरण प्रभाव। क्या लिखेंगे? प्रेरण प्रभाव, और वो भी कौन सा? प्लस आई। ठीक है। तो जैसे जैसे इसमें प्रेरण प्रभाव बढ़ेगा, जैसे जैसे प्लस आई प्रभाव बढ़ेगा, तो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मान बढ़ता जाएगा और इसकी इलेक्ट्रॉन न्यूनता का मान कम होता जाएगा। जैसे जैसे प्लस आई प्रभाव बढ़ता जाएगा, कार्बन पर इलेक्ट्रॉन न्यूनता इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती जाएगी और इलेक्ट्रॉन न्यूनता क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। देखो स्टूडेंट्स, CH3 रेडिकल कितने डिग्री है?
0 डिग्री। दूसरा हमने लिख दिया CH3 CH2 रेडिकल कितने डिग्री है 1 डिग्री। तीसरा हमने लिख दिया CH3 CH3 कितने डिग्री है 2 डिग्री। तीसरा हमने लिख दिया CH3 कितनी डिग्री है 3 डिग्री। अब देखो आप प्लस आई इफेक्ट देखोगे, प्लस आई इफेक्ट, इसमें प्लस आई इफेक्ट प्लस आई प्रभाव बराबर क्या है 0, कोई प्लस आई प्रभाव नहीं है। इसमें प्लस आई प्रभाव क्या है, एक मेथिल ग्रुप है इसलिए थोड़ा सा प्लस आई प्रभाव प्रोड्यूस होगा इसमें, ठीक है भाई। इसमें ये भी प्लस आई प्रभाव है और ये भी प्लस आई प्रभाव है, ठीक है। इसमें 2 हो गए प्लस आई प्रभाव, इसमें कितने हो गए, इसमें स्टूडेंट 3 हो गए प्लस आई, ये प्लस आई, ये प्लस आई और ये प्लस आई, 3 प्लस आई इफेक्ट हो गए। तो देखो जैसे जैसे प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, क्योंकि यहां नहीं देता हूं प्लस आई इफेक्ट प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज। सही बात है। जैसे जैसे प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। तो सबसे ज्यादा देखो इसमें होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो इलेक्ट्रॉन न्यूनता सबसे कम होगी, फिर 2 डिग्री में होगी और फिर 3 डिग्री में होगी। सबसे ज्यादा प्रेरण प्रभाव 3 डिग्री में होता है, फिर जिसमें होता है 2 डिग्री 1 डिग्री फिर 0 डिग्री। इसलिए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो न्यूनता वो किसमें 0 डिग्री में और सबसे कम किसमें 3 डिग्री में। ये था आपका प्रेरण प्रभाव, प्लस प्रेरण प्रभाव का प्रभाव इलेक्ट्रॉन न्यूनता को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। समझ गए स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत? आगे देखो दूसरा इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन, दूसरा इसमें लिख रहा हूं मैं हाइपर कॉन्जुगेशन, अति संयुग्मन प्रभाव। यहां लिख देता हूं अति संयुग्मन प्रभाव, अति संयुग्मन प्रभाव। अब अति संयुग्मन प्रभाव स्टूडेंट हमने पिछले टर्म में पढ़ा था कि अति संयुग्मन प्रभाव जैसे जैसे बढ़ेगा अल्फा अल्फा हाइड्रोजन वैसे वैसे बढ़ते जाएंगे, और अल्फा हाइड्रोजन जैसे जैसे बढ़ेंगे उसमें रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ती जाएंगी, और रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ती जाएंगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। इसलिए देखें सपोज दैट ये CH3 रेडिकल, CH3 CH2 रेडिकल, और फिर लिखेंगे CH3 CH3 रेडिकल, और फिर लिखेंगे यहां पर CH3 रेडिकल। 4 रेडिकल हो गए स्टूडेंट्स, ये आपके 3 डिग्री हो गए, ये आपके 2 डिग्री हो गए, ये आपके 1 डिग्री हो गए, ये आपके 0 डिग्री हो गए, 4 रेडिकल बन गए। अब देखो इसमें अल्फा हाइड्रोजन देखेंगे, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं भाई, अल्फा H = 0, इसमें अल्फा H कितने हैं भाई, अल्फा = 3, इसमें अल्फा H कितने हैं 6, इसमें अल्फा H कितने हैं 9। अब देखो इसमें रिजोनेटिंग जो स्ट्रक्चर बनेगी, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनेगी 0, इसमें कितने बनेगी 4, इसमें कितने बनेगी 7, और इसमें कितने बनेगी 10। और जैसे जैसे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वैल्यू बढ़ेगी, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वैल्यू बढ़ेगी उसमें उसका स्टेबिलिटी उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी, उतना ही उसके इलेक्ट्रॉन न्यूनता क्या होगी, कम होगी। तो सबसे ज्यादा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, और फिर 1 डिग्री, और फिर 0 डिग्री। समझ गए स्टूडेंट? तो ये था इसमें इलेक्ट्रॉन न्यूनता को कम करने वाले प्रभाव। कौन से प्रभाव? इलेक्ट्रॉन न्यूनता को कम करने वाले प्रभाव। कौन कौन से प्रभाव है? प्लस प्रेरण प्रभाव और दूसरा अति संयुग्मन प्रभाव। कौन से प्रभाव है? प्लस प्रेरण प्रभाव और अति संयुग्मन प्रभाव। कोई दिक्कत स्टूडेंट्स? ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।